गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी 10वीं की हिंदी पढ़ेंगे। एक था पेड़ और एक था फूल। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। उन्होंने राजनैतिक और सामाजिक जीवन के संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे हैं। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुणों की खेती करना चाहते थे। वो हमारे देश को आजाद करने के लिए वो कई बार जेल भी गए हैं और जेल में जाकर वो ये सीखे, मनन किए। उसके बाद उन्होंने वो अपने जो साहित्य थे, जो लिखने की शैली जो लिखते थे, उसके उसी से वो गुणों की खेती करना चाहते थे और अपनी पुस्तकों को शिक्षा के खेत मानते थे। अपने जो पुस्तक है उसे शिक्षक खेत मानते थे और उसी खेतों में गुणों की खेती करना चाहते थे। अपने पुस्तक के द्वारा वो जिस प्रकार जो कृषक है वो खेत में अपने अन्न उपजाते हैं और लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, वह अन्न अपने लिए नहीं दूसरे के लिए उगाते हैं। वैसे ही ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है अपने साहित्य के दम पर साहित्य को गुणों का भंडार मानते थे और उन्होंने इस अपने शिक्षा के द्वारा शिक्षा को खेत मानते थे और उस खेत में वो गुणों की खेती करना चाहते थे। गुणों को सब जगह पहुंचाना चाहते थे। उन्हीं को खेत मानकर उन्हीं में अन्न उपजाते थे, गुणों की खेती करना चाहते थे और उनको दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, जिसमें जीवन का पाठ्यक्रम था। जीवन का पाठ्यक्रम जो हम जीवन जीते हैं, जीवन जीने की शैली क्या होती है, जीवन किस प्रकार जिया जाता है, इस प्रकार से सबको सीख देना चाहते थे। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे। जो उनके निबंध थे उसको विचारों की यात्रा मानते थे। विचार जो सोच है, हमारी जो समझ है, हम क्या सोच रखते हैं, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये रखते थे। और कहा करते थे इसमें प्रचार की हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है। इसमें जो हम प्रचार करते हैं उसमें आवाज तो है और इसमें हमारे मित्र जो है, जो तुम्हारे मित्र तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे सच्चे मित्र होते हैं हमारे बारे में सोचते हैं। तो वो एक सच्चे मित्र की पुकार है जो इसमें आवाज उठ रही है, जो हम चिल्ला चिल्ला के संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, जो अच्छी बातें बता रहे हैं, वो एक दोस्त के समान है। जो दोस्त कभी किसी का हित नहीं करता, दोस्त जो है हमेशा अपने दोस्त के हित के बारे में सोचता है। तो ये मित्र की पुकार है जो पाठक के कंधा थपथपाकर उसे चिंतन की राह पर ले जाती है। जो पाठक जो हमारे साहित्य को पढ़ता है, वो पाठक जो है उसकी पीठ थपथपाकर उसे चिंता की राह पर ले जाती है। उसकी पीठ थपथपाते हैं और उसको इस सोच विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो उनमें ज्ञान की बातें बता रही हैं, जो सबक सिखाया जा रहा है, उसके प्रति वो सोचेगा, मनन करेगा और उस राह में चलने की कोशिश करेगा, नया सीख देगा, नया काम उसको दिलाएगा। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि। तो जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो थे वो शिक्षा की खेती करना चाहते थे और उस खेती में अपने गुणों की खेती करना चाहते थे। उस खेत में गुणों की खेती करके उसको जन जन तक पहुंचाना चाहते थे और उसकी पुकार एक दोस्त की तरह पुकार थी, हुंकार थी। जो एक दोस्त जो है कभी किसी को गलत रास्ते में नहीं ले जाता, वो अपने साहित्य के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से अच्छी अच्छी बातों को साहित्य के द्वारा वो सबको गुण बांटना चाहते थे, गुण बिखेरना चाहते थे। लोगों को जैसे बिना मांगे सच्चाई के राह पर चलना, उनको अच्छी अच्छी बातें बताना, जो हमारे सहयोगी है, जो मित्र है, वही कर सकता है, वो कभी हमको धोखा नहीं देगा, उसी प्रकार से वो करना चाहते थे। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का ये संदेश था और वो उसका ये कदम था
कि किस प्रकार मैं साहित्य लिखूं, साहित्य में क्या हो, मैं कैसे गुणों को बांटूं, कैसे बिखेरूं कि समाज में जो व्यक्ति है उनका जो है सोच बदले, विकास हो, उनका व्यवहार में परिवर्तन हो, लोग इसको समझे, अपने आत्मसात करे और अपने जो आदत में लाए, प्रवृत्ति में लाए। तो वो समाज को सुधारना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई लड़ी थी उसमें भी वो कई बार असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, जेल गए थे। तो अंदर से वो मतलब अपने आप उनको लगा कि मैं समाज को बदल सकता हूँ, समाज के लोगों की सोच को बदल सकता हूँ, मैं उसके प्रति कुछ कार्य कर सकता हूँ। तो उसमें भी बदलाव आए, क्योंकि वो देखे, परिस्थिति को जाने, ऐसे सामाजिक प्राणी, देश के लिए लड़ने वाले राष्ट्र नेता कहलाए और अपने काव्य के द्वारा लोगों को प्रेरित करने की चाहत रखते थे। देखते हैं, जिस मकान में मैं ठहरा, लेखक कह रहे हैं कि जिस मकान में मैं ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा झाड़ बांझ का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वो यूं दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। वो कहीं गया हुआ था, तो वो कह रहे हैं कि जिस मकान में मैं ठहरा हुआ था उस मकान की खिड़की थी, खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पेड़, और पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता है कि जैसे वो जो पलंग में वो लेटा हुआ है, पलंग के लेटने से वो खिड़की दिख रही है, खिड़की के बाहर एक बांझ का पेड़ दिख रहा है, बांस का पेड़ दिख रहा है और लहलहा रहा है हवा के साथ। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसको देखने से वो अंदर खिड़की से देख रहे हैं। हम कभी कभी किसी चीज को देखते हैं, प्रकृति के कुछ कहीं पर भी, तो उनको देखकर हम सोचने लग जाते हैं, स्मरण करने लगते हैं, अपने मन में अलग से चित्र बनाने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं उसके बारे में। तो वैसे ही लेखक सोच रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे कुछ कुशल समाचार पूछने आया हो, कोई मित्र है। ऐसा लग रहा है ये पेड़ जैसे ये मेरे मित्र हो और मुझसे कुछ कुशल समाचार पूछने आया हो। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह कितना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बिल की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब तेज हो जाती है तो काफी झुक जाता है और हवा के धीमे पड़ने ही वह फिर सीधा हो जाता है। वो अपने पलंग में लेटे लेटे उसको देखते रहता था। तो देखते देखते एक दिन ऐसा लगता है कि जो मेरा ध्यान गया, तो कहता है कि इतना बड़ा जो बांस का पेड़ है वो तेज हवा के साथ इतना लहराता है, इतना झुक जाता है, वो जो इतना लंबा है इतना हिलने लगता है, और जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो हवा के कम ज्यादा होने पर कम होता है, हवा तो कम हिलता है, और ज्यादा होने पर ज्यादा गिरने लगता है। ऊपर का जो हिस्सा है वो बहुत नीचे की तरफ झुक जाता है। तो क्यों होता है? पतला होता है और बहुत उसमें पत्ते लगे रहते हैं। पत्ते के कारण वो भारी ऐसे होता है और भारी के कारण वो झुकने लगता है। एक तो उसका जो तना है, शाखा है, वो पतला होता है, और दूसरा उसमें पत्ते जो है बहुत रहते हैं, तो उसके कारण, हवा के कारण वो बहुत ज्यादा नीचे झुक जाता है। हवा मौज में भी थी, अपने झोंकों में झूम रही थी। हवा बहुत तेज में थी, वो भी अपने मस्ती में थी, और जो अपने झोंकों में झूम रही थी हवा भी, इसीलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। वो क्रिया होती ही रही, हवा चल रही है तेज, वो भी अपनी मस्ती में हवा, और पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम रहा है। वो प्रतिक्रिया हो ही रही थी। देखता क्या रहा, उसकी झुम में रस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब वो देखता ही रहा, हवा चलने लगा और वो झूमने लगा, लहराने लगा, इधर उधर होने लगा, तो उसको अच्छा लगने लगा वो दृश्य। तो वो देख रहा था, तो अच्छे से पूरा पेड़ उसको नहीं दिखा। तो क्या करते हैं, जैसे ही पलंग में बैठा था उससे उठा और जाकर खिड़की में बैठ गया।
वह पेड़ जड़ से उंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। अब वो जाकर वहां पर खिड़की में बैठा तो उसको जड़ से लेकर पूरा उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो दिखने लग गया। तो कहते हैं कि मुझे पूरा दिखने लग गया। अब जड़ कितना भी तेज हवा हो, ऊपर का हिस्सा हिल रहा है, ऊपर का पूरा हिस्सा हिलोरे ले रहा है, परंतु जड़ स्थिर है, वो नहीं हिल रहा है, बिल्कुल वहीं पर है टिका हुआ। यही बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफी नीचाई में था। पेड़ का ठूंठ सूखा वृक्ष, और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। अब कहते हैं कि वहीं पर मेरा ध्यान और दूसरे पेड़ पर गया जो पेड़ काफी नीचाई में था, छोटा था। तो इस समय देखोगे वहीं पास में था, पेड़ का ठूंठ सूखा वृक्ष था, ठूंठ था सूखा, सूख गया था, पत्ते झड़ गए थे, सूखा था, ठूंठ बस था। और सूखा वृक्ष माने निर्जीव, उसमें जीव नहीं था, मुर्दा था वो वृक्ष, उसमें जीव नहीं था। जो हरा भरा रहता है उसमें जीव रहता है, वो भोजन बनाता है, खाना खाता है, तभी हरा रहता है। और जो सूख जाता है, मर जाता है, वो ठूंठ रहता है, लकड़ी रहता है, सूख जाता है। तो एक वहीं पर एक बांस का पेड़ है, उसी के बगल में पास में देखा कि वो एक निर्जीव वृक्ष था जो ठूंठ था, सूखा हुआ था। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है। मैंने वह वृक्ष देखा और सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, उसका हड्डी है। जैसा एक दिन सभी को होना है, हम सभी को ऐसा होना है। हमारा शरीर जो है, हम मर जाएंगे तो सब जल जाएगा, एक क्या बचेगा, हमारा कंकाल ही बचेगा। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उसे उस सूखे हुए ठूंठ की तरफ। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से, यह ठूंठ न हिलता है न झुकता है। अब मैं दोनों को देख रहा हूँ, एक हरे भरे वृक्ष को देखता हूँ, एक ठूंठ को देखता हूँ। चाहे कितना भी हवा चले, और जो हरे भरे वृक्ष है वो हवा चलने पर हिलता डुलता है, हवा बंद होने पर बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। और ये ठूंठ जो है वो किसी प्रकार का इस पर कुछ असर ही नहीं पड़ता, ना हिलता है ना डुलता है। हवा तेज चले या शांत हो, जैसे का तैसा एक स्थिर वो बैठा रहता है, मतलब जैसे का तैसे वो ठहरा है। वो उसमें किसी प्रकार का न झुकाव है, न हिलना है, न डुलना है, ये एक समान एक स्थिति में वो खड़ा हुआ है। न हिलना न झुकना, मन में ये दो शब्द आए और मैंने आप ही आप इन्हें अपने में दोहराया। न हिलना न झुकना, न हिलना न झुकना, न हिलना न झुकना, कुछ नहीं। मन में यह दो शब्द आया और मैंने आप ही आप इन्हें अपने में दोहराया। न हिलना न, इसको जैसे ही उसके मन में ये बात आ गया कि ये ना इतना हवा चलने पर न हिल रहा है न डुल रहा है, कुछ नहीं, न झुक रहा है, तो उसके मन में ये आया और वो बार बार इस शब्द को दोहराया, ना हिलना ना झुकना। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ, दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ, पर वह स्पर्श सूक्ष्म था, यो ही संकेत सा। शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना। दूर अंत में कुछ स्पर्श हुआ और वह स्पर्श सूक्ष्म था, सूक्ष्म मतलब बहुत नग्न, यूं संकेत था। शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना। तब आया वह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। मैं उसी बात को दोहराते गया, मनन करते गया और मेरे मन में यह बात बार बार मेरे मन में आता गया और मैं सोचता गया, न झुकना जीवन की स्थिरता है, दृढ़ता का चिन्ह है। न जीवन की स्थिरता किसमें है? स्थिरता मतलब ठहराव, रुकना, दृढ़ता का चिन्ह है। दृढ़ता, हम स्थिर हैं, हम में रुकने की अगर क्षमता है, हम रुक रहे हैं, तो हम में क्या गुण है? हम दृढ़ है, निश्चयी है। और वह वीर पुरुष होता है जो न हिलता है ना झुकता है। हम में वीरता है, तभी हम कुछ भी परिस्थिति आ जाए हमको दृढ़ रहना है, हम ना हिलेंगे ना डुलेंगे, एक वीरता का पहचान है।
एक वीर पुरुष ही होता है जो कुछ कैसी भी विषम परिस्थिति आए, सही हो या गलत हो हमारे साथ, फिर भी वो दृढ़ लड़ते रहता है, एक स्थिर रहता है और वह स्थिरता के साथ डटे रहता है। वो बिल्कुल अपने राह पर अडिग रहता है, नहीं हिलता डुलता है।